हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 27 जून 2020 है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 26 और 27 जून के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की खबरें हुई हैं उनके बारे में। क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था तो दोनों दिन की खबरें आपके लिए मैं एक साथ लेकर आया हूं। इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी और एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर के जो टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट, वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अब आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो। इसके अलावा ये हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी 2020 के लिए। हमारे प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके पास नोट्स पहुंचते जा रहे हैं, कृपया ये कमेंट करके जरूर बताएं कि नोट्स कैसे हैं, और जिनके अभी तक नहीं पहुंचे बहुत जल्द आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। अब बात होगी हमारे आज के जो मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है। आज का हमारा थॉट है कि सफल लोग कोई और नहीं होते, वे बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। तो दुनिया में जिन भी सफल लोगों को आपने देखा है, उनमें एक खासियत सबसे बड़ी है कि वो केवल एक चीज़ जानते हैं कि कैसे कड़ी से कड़ी मेहनत की जाए ताकि सफलता प्राप्त की जा सके। बिना कड़ी मेहनत के दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। तो आप में से भी अगर कोई सफल होना चाहता है तो आज ही से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है? ये कुशीनगर हवाई अड्डा है। दूसरा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईएफटीएस के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये टी रवि शंकर हैं। तीसरा प्रश्न, भारत ने पाकिस्तान उच्चायुक्त में कितने प्रतिशत स्टाफ कटौती का निर्णय लिया है? तो 50% का। चौथा प्रश्न, किन सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया गया है? तो ये सभी सहकारी बैंक हैं। पांचवा प्रश्न, आईआईटी बॉम्बे ने किस नाम से इंडियन रिसीवर चिप को विकसित किया है? तो इसका नाम ध्रुव रखा गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी किस दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो 4.1% से। चौथा प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू की जाएगी। और आठवां प्रश्न है कि वसीम जाफर को किस राज्य क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 जारी हुई है और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश है? तो इसमें पहले स्थान पर है गुजरात। और कौन कौन से प्रदेश इसमें किस किस स्थान पर है, तो इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो हाल ही में जारी की गई है वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 के नाम से, वार्षिक इंडिया टीवी रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये जारी की गई है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर बात करें तो आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश। यानी कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो बड़े राज्यों की श्रेणी है इनमें हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी की बात करें तो नागालैंड नंबर 1 पर है, और त्रिपुरा, नागालैंड और त्रिपुरा दोनों नंबर 1 पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया है। बात करते हैं टीबी रोग के बारे में। तो भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी रोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और जनवरी 2020 में भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसका नाम बदल दिया था, और उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था। तो नियंत्रण कार्यक्रम से बदलकर हमने क्या कर दिया था, उन्मूलन कार्यक्रम इसका नाम कर दिया था। और भारत का लक्ष्य है टीबी को 2025 तक भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किसके मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है? और ये मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है रेड क्रॉस सोसाइटी ने, या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन इसका शुभारंभ किया है। और इस मोबाइल ऐप का विकास 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिजिटल इंडिया योजना थी उसके अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई रक्तकोष टीम के द्वारा मिलकर किया गया था। ये एप्लीकेशन किसी भी व्यक्ति को ऐप के माध्यम से ब्लड लेने के अनुरोध, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से क्या कर सकता है, ब्लड लेने के लिए डिमांड कर सकता है। उसकी आवश्यक इकाइयाँ अपने ई रक्तकोष डैशबोर्ड में IRCS NHQ ब्लड बैंक में दिखाई देगी। मतलब कुल मिलाकर वहाँ से वो आवेदन कर पाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग, ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि मादक पदार्थों का जो दुरुपयोग होता है उसके साथ साथ मादक पदार्थों का जो अवैध व्यापार होता है उसके खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 2020 की थीम की बात करें तो ये है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात होगी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, इसके वेब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसके वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश से आते हैं, आपको याद रखना है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का इनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का एक समग्र रोजगार सृजन और गांव का जो ग्रामीण का बुनियादी ढांचा है, यानी कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके निर्माण का एक कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण देश भर से जो मजदूर अपने घर लौटे हैं, उन लोगों को रोजगार दिया जा सके अगले 4 महीनों में, उन सब के लिए ये योजना शुरू की गई है। और 20 जून 2020 को इसका जो है शुभारंभ किया गया है इस अभियान का। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि किसके द्वारा इसरो के आईएन स्पेस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? और ये मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र, यानी इंग्लिश में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी सेंटर, शॉर्ट में बात करें तो इन स्पेस, इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। और इसे जो है अंतरिक्ष गतिविधियों के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर या जो केंद्र है इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी हो। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी भारत की जो अंतरिक्ष की अवसंरचना है, भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका यूज़ जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनियां भी करें और समान रूप से इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। बात होगी छठवें प्रश्न की कि आईएमएस में आईएमएफ, ये एस नहीं है एफ है, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो यह आईएमएफ है, याद रखिएगा। और ये अनुमान लगाया है करीब 4.5% की, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने 24 जून 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की तेजी के साथ गिरावट का अनुमान लगाया है कि 4.5% तक भारत की अर्थव्यवस्था गिरेगी। कोविड-19 की जो महामारी फैली है उसकी वजह से इस गिरावट को देखा गया है। और आईएमएफ ने 2021 में विकास दर जो है 6% रहने का अनुमान लगाया है कि अगले साल 6% विकास दर रहेगी। बात आईएमएफ की कर लेते हैं। तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और 189 देश इसके सदस्य हैं। एमडी की बात करें तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी एमडी हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें तो ये गीता गोपीनाथ है। आगे बढ़ेंगे, सातवें प्रश्न की बात होगी कि AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? और ये हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यानी कि जो बेंगलुरु के एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाला संस्थान है, इसका नाम है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। और ये जो नई तकनीक है, ये तकनीक बेंगलुरु के ही CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये AWMS की जो तकनीक है। इसके अलावा बेंगलुरु हवाई अड्डे ने 4 दृष्टि ट्रांसमोमीटर्स भी स्थापित किए हैं, जिससे रनवे की जो विजिबिलिटी रेंज है उसको मापने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, आठवें प्रश्न की बात करेंगे कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? और ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ है लॉस एंजलिस USA में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये 23 जून 2020 को शुरू हुआ अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में।
और इस विश्वविद्यालय का नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। भारत में ही विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से जो संस्थान है वो क्या करना है, उसने इसकी शुरुआत की है। तो SWVYASA यानी कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान योग के अध्ययन के लिए बेंगलुरु के अंदर ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। ये संस्थान के कुलपति डॉक्टर HR नागेंद्र जो हैं विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष बनेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 90वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने, जिसको देवभूमि कहा जाता है। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पंचायती राज विभाग जो है उसने ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। राज्य की सभी जो 3226 ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर क्या कर दिया गया, सभी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर दी गई है, और इससे काफ़ी सारी सेवाओं को जो है ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है, और इसीलिए यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छे से अधिकतम यूज़ किया हो। आगे बढ़ेंगे, बात हिमाचल प्रदेश की होगी। तो मैप में देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीट्स हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन घाटी नेशनल पार्क है, इंदिर किला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है और सिमबालबरा ये नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों की बात करें तो भाखड़ा दंगल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, नाथपा जकरी बांध जो कि सतलज नदी पर है, और चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर बना है। बात होगी अगले प्रश्न की, जो कि 10वां प्रश्न है कि किस राज्य में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है, और इन पुल का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आभासी मंच यानी ऑनलाइन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा बनाया गया है देविका और पुनेजा पुल, इसका उद्घाटन किया। और ये जो पुल है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है, उधमपुर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा, यानी कि काफ़ी लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी, और उन समस्याओं को तो हल करेगा ही, साथ में ये जो पुल है भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए भी काफ़ी सहज मार्ग प्रदान करेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ की राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे बढ़ेंगे, 11वें प्रश्न की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश का आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के नाम से शुरू किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 जनवरी 2020 को 125 दिन का एक अभियान की शुरुआत की गई है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश में प्रवासी जो मजदूर हैं, यानी कि जो बाहर के मजदूर हैं और दैनिक मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनको रोजगार का अवसर दिया जाएगा, और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के नाम से इस अभियान को चलाया जाएगा। यह अभियान उत्तर प्रदेश के करीब 31 जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्रित होगा। ये 31 जिले वो जिले हैं जिनमें 25,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा की 31 सीटें, ये भी सबसे ज़्यादा है, और विधानसभा की 403 सीटें, ये भी सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद की 100 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रमुख बांधों की। त्रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है, और जुर्गो बांध जो कि जुर्गो नदी पर बना हुआ है। 12वें प्रश्न की बात होगी कि हाल ही में किस देश को FATF ग्रे सूची में एक और विस्तार मिला है, यानी कि इसको ग्रे सूची में ही शामिल रखा गया है, और ये मिला है पाकिस्तान को। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसकी वर्चुअल बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 से 24 जून के बीच में, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो चाइना ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची में यानी कि ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है, और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद इस प्रकार के जो आतंकी समूह हैं उनके आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए संस्था ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा।
आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की बात होगी कि किस देश ने हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य बेस स्थापित करने की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई है ईरान के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ईरान की इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, इसकी मार्च 2021 तक की हिंद महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य बेस या सैन्य अड्डा बनाया जाए, इसको स्थापित करने की योजना है। हिंद महासागर और ओमान का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें समुद्री जहाज़ों और विदेशी जहाज़ों के द्वारा ईरानी मछुआरों को बार बार परेशान किया जाता है, और इसी के कारण एक बड़ा कारण ये भी है कि बेस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करें तो ये जो है ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है, ईरान की जो सेना है उसकी एक शाखा है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1979 को ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी इनके आदेश पर की गई थी, ईरान क्रांति के बाद में। बात करेंगे ईरान की, तो यहाँ की राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है, मुद्रा यहाँ की ईरानियन रियल है। चलिए मैप में मैं आपको ईरान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ईरान जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम में। पाकिस्तान को क्रॉस करने के बाद में ये जो ब्लू कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, ये ईरान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप तेहरान देख पा रहे होंगे। आसपास तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे की तरफ गल्फ ऑफ ओमान, इस तरफ देखेंगे तो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, इस तरफ इराक, और इधर अजरबैजान, अर्मेनिया और टर्की, इन सब की सीमा किसके साथ में लगती है? तो ईरान के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 इसकी संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो दो देशों को इसकी मेजबानी दी गई 2023 के लिए, और ये दी गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2030 में जो महिला फुटबॉल विश्व कप होगा, यानी कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, इसकी संयुक्त मेजबानी जो है करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी महिला विश्व कप की मेजबानी साथ नहीं की है, और पहली बार है कि दोनों देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। ये टूर्नामेंट 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच में खेला जाएगा, और इसमें इस बार 24 के बजाय करीब 32 टीमें भाग ले रही हैं। और इस आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 15वें प्रश्न की कि किस क्रिकेट क्लब के 223 सालों के इतिहास में अध्ययन करने वाली पहली महिला क्लेयर कोरोन बनी है, और ये जो है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोरोन, ये जो है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसके 233 सालों के इतिहास में पहली बार एक महिला इसकी अध्यक्ष बनी है, और पहले गैर ब्रिटिश MCC अध्यक्ष कुमार संकारा जो थे, उन्होंने कॉर्नर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। तो याद रखिएगा, कुमार संकारा श्रीलंका के थे, वो पहले इस पद पर थे, और वो पहले ऐसे गैर ब्रिटिश थे जो इस मुकाम पर पहुंचे थे। अब ये पहले ऐसी महिला बन गई हैं जो इस मुकाम पर पहुंची हैं। कॉर्नर की बात करूँ तो वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट के प्रमुख पद पर काम कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम आज के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक का था। कल के सवाल की बात करेंगे सबसे पहले। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के केवल 8 विश्वविद्यालय शामिल हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ेंगे आगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे। आज का प्रश्न है कि किस राज्य सरकार का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया है? तो कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य का ये सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।